बुलेटिन में अब बात करेंगे बजट की। बजट में इस बार निवेश बढ़ाने पर मुख्य फोकस हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। पूरी खबर बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, दरअसल बजट में हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी रहती हैं कि सबसे बड़ा फोकस एरिया क्या है या फिर बजट की थीम क्या है। तो जो मुझे अलग अलग सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस बार बजट में सरकार मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाली है वो है निवेश बढ़ाने को लेकर के। ये निवेश, बता दूं कि निजी निवेश बढ़ाने की बात मैं कर रहा हूँ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि पिछले लगातार कई बजट से सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से तो बढ़ा है, लेकिन जितना सरकार चाहती है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो उतना नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार सरकार बजट में विशेष फोकस करेगी। इसके लिए कुछ इंसेंटिव का ऐलान सरकार कर सकती है। जो मौजूदा इंसेंटिव अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लिए दिए जाते हैं उसका दायरा सरकार बढ़ा सकती है। और इस बार जो नए इंसेंटिव आ सकते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए वो ट्रेडिशनल सेक्टर, पारंपरिक सेक्टर में नहीं आएंगे, कुछ नए सेक्टर में आने की संभावना है। मिसाल के तौर पर AI डेटा सेंटर की बात करें या फिर इस तरह के न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले जो सेक्टर है वहाँ पर सरकार चाहती है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। क्योंकि दुनिया में जिस तरह से हालात बने हुए हैं वैसे में ज़रूरत है कि यहाँ पे निवेश बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ेगा। तो ये सरकार की लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, इसको लेकर अलग अलग स्तर पर बातचीत हुई है। तो इस बार ये आपको फोकस रहेगा। दो चीज़ें और खास जोड़ दूं कि इससे पहले के बजट में आप ध्यान दिए होंगे तो वहाँ पे सरकार का फोकस था टैक्स पेयर्स को कैसे राहत दिया जाए। उससे पहले एक बजट और पीछे जाए तो वहाँ पे फोकस था कि गाँवों की अर्थव्यवस्था को, किसानों को कैसे राहत दी जाए। और इस बीच बजट से पहले ही सरकार ने GST रिफॉर्म करके ट्रेडर्स को राहत दी है। अब बारी है निवेशकों को राहत देने की। अब मुझे लगता है ये बजट उस तरफ केंद्रित होगा। भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले करीब 15 करोड़ नागरिक हैं। आने वाले बजट से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की सरकार से क्या उम्मीद है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस बजट में देश के सीनियर सिटीजन क्या चाहते हैं, आइए हम उनकी विश जानते हैं। बताइए सर, आप इस बजट से क्या उम्मीद रखते हैं? जैसे सरकार बिजनेस को बढ़ावा के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस कर रही है, वैसे सीनियर सिटीजन की लाइफ आसान करने के लिए ईज ऑफ लिविंग करना चाहिए। इसमें मेरा सुझाव है कि सरकार केयर होम्स बनाए, असिस्टेड लिविंग को बढ़ावा दे ताकि सीनियर सिटीजन का लाइफ ईज हो जावे और उनको सहूलियत मिले। आप क्या कहेंगे? मेरा ऐसा बोलना है कि सीनियर सिटीजन को जो मेडिक्लेम में 80D में जो 50,000 रुपीज का जो कैप रखा गया है वो अभी बढ़ाना चाहिए। बिकॉज नाउ द इंश्योरेंस प्रीमियम हैज रियली गॉन अप। एंड सेकंड थिंग जो ऐसा है कि ट्रैवलिंग में जो एयर ट्रैवल एंड रेलवे में जो पहले जो हमको दिया गया था जो कंसेशन वो भी वापिस दे हैव टू इंट्रोड्यूस बाय सम एक्सटेंट। दैट इज व्हाट माय रिक्वेस्ट। मेरा बैंक FD रेट के रिलेटेड है। जो आज सीनियर सिटीजन को TDS पे करना पड़ता है उसमें थोड़ी और ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए। और सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू डोर टू डोर सुविधा सीनियर सिटीजन को मिलनी चाहिए। कुछ और वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप क्या चाहेंगे सरकार से? सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री होना चाहिए, ये बहुत जरूरी हो गया है। और दूसरी चीज कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनको ज्यादातर OPD की बहुत जरूरत रहती है। तो कोई भी हॉस्पिटल में जाए तो उनको OPD में 50 से ज्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए, 50% से ज्यादा, ये बहुत जरूरी हो गया है। सीनियर सिटीजन्स की सेविंग स्कीम में जो एक मर्यादा निश्चित की गई है 30 लाख की, वर्तमान संजोगों और वर्तमान परिस्थिति के अधीन उस मर्यादा को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, कम से कम 50 लाख तक करना चाहिए। ये मेरी विनती सरकार से है। आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं सरकार से ये विनती करता हूँ कि सीनियर सिटीजन जो लोग होते हैं
उनके पास कैपिटल होती है, पर आज के टाइम पे कोई ऐसी स्कीम नहीं है। जैसे शेयर बाजार है, सब इंस्टेबिलिटी है। मैं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हूँ। सरकार ऐसी स्कीम लाए कि इनको स्टैम्प ड्यूटी में राहत मिले, उनको कुछ कंसेशनल प्राइस मिले, तो वो लोग अपना कैपिटल वो रियल एस्टेट जैसे 1 BHK फ्लैट 2 BHK फ्लैट में लगा सके और पीजी को देके वो फिक्स इनकम कर सके और उनकी प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ा रहे, तो वो उनको सेफ रहे। तो देश के करोड़ों सीनियर सिटीजन को अगर इस तरह के सुझाव की अमलवारी होती है तो फायदा होगा और हमारे देश के अंदर बस रहे करोड़ों लोगों को इससे फायदा होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। 26 जनवरी के मौके पर भारत को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह के मुताबिक 4 दिन के भीतर यूरोपियन यूनियन के साथ FTA साइन होगा। उन्होंने एक्सपोर्टर्स को लेकर राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। FTA के मोर्चे पर सरकार एक के बाद एक कर रही है। आपने बताया कि एक बड़ी खुशखबरी जल्द ही आने वाली है। क्या खुशखबरी है और प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे सर? मोदी जी जब देश में प्रधानमंत्री बने उसके पहले मात्र 10 से 11 देशों के साथ FTA था। आज 17, केवल 17 नहीं है, लगभग 6 और देश है जिनके साथ, उसमें UK भी है, 4 4 8 1 9 देश। उसके अलावे 27 देशों के साथ जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में FTA की समाचार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि हर इंडस्ट्री को, एक्सपोर्टर को ये खुशखबरी मिलने वाला है। 27 तारीख को क्या होगा सर? 27 तारीख को आप देखेंगे एक बड़ा रिजल्ट निकल करके आएगा। इतने बड़े ट्रेड फेयर का इनॉग्रेशन हुआ है और आपने बताया कि कितना जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रहा है, उसके बाद जो जिस तरह का बयान आया नेता विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, राहुल गांधी का दिमाग ही शट डाउन हो गया है। अगर शट डाउन नहीं होता तो आंकड़े को नहीं झुटला सकते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और ये सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है। मैं आंकड़े के साथ कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी या तो देश को गाली मत दो, देश में भ्रम न फैलाएं। आपने कहा है शट डाउन, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। एक्सपोर्ट की बात कहते हो कि गिरा है? 95,000 करोड़ का 2024 में अप्रैल से दिसंबर तक गया। अभी दिसंबर माह खत्म हुआ है। 25 में अप्रैल टू दिसंबर 95,000 के अगेंस्ट में 1,02,000 करोड़ का हुआ है। ये झुठलाने वाले आंकड़े नहीं हैं। एक नजर आज के बाजार के हाल पर। बाजार में आज बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 770 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 241 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। बाजार में पिछले 4 महीने में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते BSE लिस्टेड कंपनियां या मार्केट कैप 15 लाख करोड़ से ज्यादा गिरा है। कैसे रहा है बाजार में कारोबार, पूरी डिटेल बता रही है कंचन नौटियाल। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार में लगातार जो प्रेशर है वो हमें बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। स्क्रीन पे देख ही सकते हैं निफ्टी 50 यहाँ पे 25,048 के लेवल पे ये गिरता हुआ दिखाई दिया है। जो मेजर सपोर्ट लेवल था 25,150 का, वो भी यहाँ पे ब्रीच हो गया है। निफ्टी बैंक में भी करीबन 1.5% का डाउनसाइड, मिड कैप और साथ ही साथ सेंसेक्स में भी आज जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि PSU बैंक्स की बात करी जाए, मेटल इंडेक्स जो अर्ली ट्रेड में अच्छी खासी तेजी
के साथ कामकाज कर रहा था, वहां पे भी हमें एक जो प्रेशर है आखिरी तक आते आते बनता हुआ नजर पड़ा है। इसके अलावा अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे भी प्रेशर काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अडानी स्टॉक में तो काफी भारी गिरावट है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद। इसके अलावा निफ्टी में बात करी जाए तो डॉक्टर रेड्डीज में तेजी थी, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर्स थे उसके बाद ही ये हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिन से। टेक महिंद्रा, HUL और हिंडाल्को यहाँ पे जो हल्की फुल्की बढ़त है वो देखी गई है। लूजिंग पॉकेट में देखिए कितना बड़ा नंबर है गिरावट का। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, दोनों ही अडानी के स्टॉक यहाँ पे भारी गिरावट, यहाँ पे 11% की और 8% की इटर्नल नंबर के बाद लगातार गिरने में लगा हुआ है। और इंटरग्लोब एविएशन, इसके भी कल नंबर्स आए थे और नंबर के बाद ये गिरावट देखी जा रही है। मिड कैप की बात करी जाए तो बंधन बैंक, नंबर्स आए थे और नंबर्स क्वार्टरली बेसिस पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। उसके बाद ये रिएक्शन हिंदुस्तान जिंक, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 3 लाख करोड़ के पास पहुंच गया और पिछले 20 सालों में इसने साल दर साल करीबन 11 कैगर का जो रिटर्न है अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। वोल्टास और अशोक लेलैंड में भी शानदार तेजी आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग पॉकेट में पेटीएम, यहाँ पे पेटीएम के ऊपर खबर आई और खबर के बाद ये रिएक्शन देखने को मिला। पूना वाला फिनकॉर्प, हुडको और गोदरेज प्रॉपर्टीज में जो प्रेशर है वो आज के सत्र में बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन तक आते आते भी जो बेयर्स हैं वो अपनी जो ग्रिप है कहीं भी हल्की करते हुए नजर नहीं आए हैं। तो सोना और चांदी की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। घरेलू बाजार में सोने का भाव 1,60,000 प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया, जबकि चांदी 3,40,000 प्रति किलो के करीब कारोबार कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना लगभग $5,000 और चांदी करीब $100 के स्तर पर है। सोने की कीमतों में तेजी की वजह ग्लोबल टेंशन, ग्रीनलैंड से जुड़े विवाद और रुपए की कमजोरी है। वहीं चांदी की कीमतों को बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन पहले की गिरावट के बाद गोल्ड और सिल्वर ETF में जोरदार रिकवरी देखने को मिली है। कई ETF में इंट्राडे कारोबार के दौरान तो 17% तक की तेजी देखने को मिली है। बाजार में इस हफ्ते बड़ी गिरावट रही, लेकिन गोल्ड सिल्वर ने कुछ करेक्शन के बाद न्यू हाई को टच किया। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सोना, चांदी या शेयर, शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बनी फिल्म बॉर्डर 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। बॉर्डर 2 में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जाबाजों की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी जैसे कलाकार हैं। बॉर्डर 2 देखने के लिए सिनेमाघरों में लोगों की भीड़ जुट रही है। कैसी है ये फिल्म, इस बारे में बॉर्डर 2 देखकर निकले अर्धसैनिक बलों के जवानों से बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। और लंबे इंतजार और बिल्डअप के बाद बॉर्डर 2 आखिरकार आ गई है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि पहले दिन पहला शो देख के यहाँ पे निकले हैं। ये सारे लोग सेना के जवान हैं, सेना में काम कर चुके हैं। तो पहला इनका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि बॉर्डर 1 की जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है वो बहुत लोगों के अंदर अभी भी है। इनसे पूछते हैं। ये बताइए सर, आपने जो एक्सपेक्ट किया था मूवी में वैसा निकला क्या? क्या आपका पहला रिएक्शन क्या है? बहुत अच्छी फिल्म है और इसमें जो सनी देओल का रोल है सबसे मेन रोल है। बड़ा मजा है फिल्म देख के, इमोशनल भी है और जोश देने वाली फिल्म है। अच्छा, ये बताइए सबसे अच्छा आपको क्या लगा इस फिल्म में? कौन कैरेक्टर सबसे बढ़िया लगा? वरुण धवन, उसका जो सीन था ना उसका बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, वरुण धवन अच्छा लगा। आहान शेट्टी ने कैसा रोल किया? सर आहान शेट्टी का एक जो नेवी का रोल था वो बिंदास रोल था। जो अकेले वो लास्ट में जो एक्शन करते हैं, जो सबमरीन होती है जो पाकिस्तान की, उसको अकेले वो उड़ा देते हैं, वो काफी बिंदास रोल था उसका। काफी अच्छा रोल था। ये बताइए मूवी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? इसका इमोशन है मूवी का बहुत अच्छा है, बहुत टचिंग है। हम फील कर सकते हैं उस अपने आप को मूवी को देखते हुए कि हम जो ड्यूटी करते हैं सर्विंग पर्सनल है सब यहाँ पर अपने आप को उसके अंदर देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग की गई है, बहुत अच्छी एक स्क्रिप्ट बनाई गई है, अच्छी मूवी है काफी। आप लोग चूंकि सारे लोग डिफेंस से जुड़े हुए हैं, क्या जो मूवी है वो जो भारत की जो पैट्रियोटिज्म है उसको दर्शाती है अच्छे तरीके से, और क्या कहना है आपका इस बारे में? बिल्कुल दर्शाती है और बहुत ही बढ़िया पिक्चर है। जो हमारी एयरफोर्स, नेवी और जो थल सेना है, जो इस मूवी के अंदर जो दिखाया गया बहुत ही बढ़िया जी। बहुत अच्छा, एक चीज चूंकि आप सभी ने बॉर्डर 1 भी देखी होगी, बॉर्डर 1 से अगर तुलना करें तो बॉर्डर 2 कैसी है? बॉर्डर 2 बहुत अच्छी है। जो हम लोग सब CAPF से है, तो हम लोग जैसे ट्रेनिंग करते हैं जैसा फील होता वैसा सेम फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, या सर्विंग के दौरान जैसा फील होता है
सेम वैसे ही फील हो रहा है। अच्छा, बॉर्डर 1 के जो गाने थे वो बड़े फेमस थे और उसको फिर से रिप्राइज किया गया है इस फिल्म में भी। आप लोगों में से कोई सुनाना चाहेगा उसके गानों को? संदेशे आते हैं, कोई गाना चाहेगा? तो नहीं गा पाएंगे जी सर इतना तो नहीं है, लेकिन वे संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, ये चिट्ठी आती है, आओगे इधर कब आओगे, इधर कब आओगे। तो बॉर्डर 2 का क्रेज यहाँ पे है और लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं मूवी को, खासतौर पे जिस तरीके से इसमें देशभक्ति की भावना दिखाई गई है, डिफेंस को दिखाया गया है, 1971 के युद्ध को दिखाया गया है, उससे यहाँ पे लोग जो है वो काफी खुश लग रहे हैं और ऐसा लगता है इस साल की 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर बनेगी बॉर्डर 2। रोहन सिंह, दिल्ली।